मैं एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं जो एक सवाल बनकर कई महीनों से हवा में तैरता दिखाई दे रहा है। सवाल जुड़ा है बुढ़ापे की लाठी से, एक सुरक्षा कवच से। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पेंशन की। अब पेंशन मिला करती थी, आपकी जितनी आखिरी तनख्वाह है उसका आधा हिस्सा जो है, उसकी आधी रकम आपको बतौर पेंशन ताउम्र मिला करती थी। यह व्यवस्था थी जो खत्म कर दी गई 2004 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार थी। बीजेपी उसमें सबसे अहम पार्टी थी और इसे सही मायने में जमीन पर उतारा यूपीए सरकार ने, कांग्रेस की अगुवाई वाली मनमोहन सिंह की सरकार ने। तो इसमें एनडीए हो या यूपीए, इस व्यवस्था को खत्म करने, पुरानी पेंशन योजना को और नई पेंशन व्यवस्था को लागू करने में दोनों का हाथ है। लेकिन अब यह सवाल राजनीतिक बन गया है। आज उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम प्रदेश, 80 सीटें आती हैं। पुरानी कहावत है, दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। उसी लखनऊ में चारबाग स्टेडियम में सरकारी कर्मचारियों ने एक हुंकार रैली की कि जी हजारों की तादाद में दावा किया गया, वहां पर सरकारी कर्मचारी आए हैं। 35 जिलों में पेंशन पथ रथ यात्रा जो है वो निकाली जा चुकी है कि जी पुरानी पेंशन दीजिए, ये नई पेंशन से काम नहीं चलने वाला है। अब यहां पर क्विकली आपको यह समझाने की जरूरत है कि नई और पुरानी में फर्क क्या है। देखिए, पुरानी में आखिरी तनख्वाह का आधा हिस्सा आपको बतौर पेंशन मिल जाता था। यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। नई पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के अलावा जो भी 18 से 60 साल की उम्र का कोई युवा है या कोई एनआरआई है, वो भी एनपीएस में अपने आप को हिस्सेदार बना सकता है। जो कर्मचारी था वो पेंशन योजना में उसे कोई पैसा नहीं देना होता था। वो पैसा जो कटता था वो तो ईपीएफ, और ईपीएफ का एक पुट पेंशन के तौर पर आपको मिलता था, वो कम होता था, पर पेंशन के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता था। जबकि नई पेंशन योजना में जो सरकारी कर्मचारी है उसकी जो बेसिक सैलरी है और जो महंगाई भत्ता है उसे जोड़कर उसका 10% उसकी तनख्वाह में से कटता है और सरकार देती है 14% हिस्सा। 14% योगदान सरकार की तरफ से है। और पेंशन, जो पुरानी पेंशन में आपको एक मुश्त जो पैसे मिल रहे हैं या जो पेंशन मिल रही है उस पर टैक्स नहीं लगता था। जबकि नई पेंशन योजना में 60% रकम जो भी आपकी इकट्ठा हुई, जो कॉर्पस बना, जो फंड बना, 60% आप ले सकते हैं। 40% आपको एन्युटी, उसको दोबारा से इन्वेस्ट करना होगा और उसका कुछ हिस्सा आपको मिलता रहेगा, पर उस पे टैक्स कटेगा। और यह रकम कितनी होगी यह कहीं तय नहीं है। मालूम ही नहीं कि भैया मैं एनपीएस में आ गया तो 60 साल की उम्र हुई, मुझे सुरक्षा कवच की जरूरत है, अपने बुढ़ापे की जिंदगी आसानी से गुजर बसर करनी है कि भाई बहुत नौकरी कर ली, बहुत मेहनत कर ली, अब थोड़ा सा आराम की जिंदगी जी जाए, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। वो कितना मिलेगा यह तय नहीं है। यह सबसे बड़ी एक खामी है एनपीएस की। अब इसी पर राजनीति हो रही है। 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू भी हो गई है। इसमें हिमाचल प्रदेश है। चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में हाल ही में, एक बड़ा मुद्दा बना था और प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर, बल्कि जयराम ठाकुर तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कहा है सार्वजनिक मंचों से कि पुरानी पेंशन योजना के चलते बीजेपी ये चुनाव हार गई। राजस्थान, यहां पर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, और छत्तीसगढ़, ये तीनों कांग्रेस शासित राज्य हैं।
झारखंड में जेएमएम की सरकार है लेकिन साझेदार कांग्रेस भी है, वहां पर भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, और पंजाब में भी। यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब ऐसे में ये मांग का उत्तर प्रदेश में भी उठ जाना राजनीतिक लिहाज से यह कितना अहम या कितना कष्टदायी भी हो जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि अलग अलग सूबों से यह मांग उठ रही है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि हम तो पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, केंद्र में भी लागू करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा इस बात की उन्होंने ताल ठोकी जबलपुर में कि हम मध्य प्रदेश में तो लागू करेंगे ही, जहां पर चुनाव सर पर है, हम पूरे देश में भी ये लागू करने वाले हैं। कर्नाटक में भी ऐसी आवाज आने लगी है। और दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की साझा सरकार है, वहां देवेंद्र फडणवीस ने भी 2 महीने पहले कहा था वी आर नॉट नेगेटिव ऑन ओपीएस, यानी कि ओपीएस को, पुरानी पेंशन को लेकर हम नकारात्मक नहीं हैं। एकनाथ शिंदे ने तो बाकायदा शिक्षकों की एक सभा थी, वहां पर कहा कि मैं आपको ओपीएस दिलवाऊंगा। तो असहजता क्या बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ यह दलील भी दी जा रही है, और इसमें दम है, कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। आरबीआई लगातार इस योजना को रेड फ्लैग कर रहा है कि यह कर्ज लेकर घी पीने वाली बात है, आने वाली पुश्तें इसका भार उठा नहीं पाएंगी। लगातार पेंशन का जो भार है, जो वो बिल है, जो भुगतान होता है, पेंशन जो दी जा रही है, वो 8 से 9 गुना बढ़ गया है पिछले 20 सालों में। उन आंकड़ों की मैं तफसील में भी जाने वाला हूं। इसमें एक और पेच है। पेच ये है कि जो पीएफआरडीए है, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अब जो एनपीएस में था और वो ओपीएस में आना चाह रहा है, मैं खास इन 5 राज्यों की भी बात कर रहा हूं, तो उनका जो पैसा गया वो तो फंड में चला गया। अब पीएफआरडीए हो या वित्त मंत्रालय हो, वित्त मंत्री ने यह बात साफ कर दी है कि हम वो पैसा वापस नहीं दे सकते। वो पैसा नहीं दिया जाएगा तो ओपीएस में आने से पुरानी योजना का फायदा उठाने की फिराक में जो सरकारी कर्मचारी है, उसका जो वो पुराना पैसा है वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा और किस शक्ल में मिलेगा, यह अपने आप में सवाल हो जाता है। 35,000 करोड़ रुपए, लगभग 35,000 करोड़ रुपए राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के इन खातों में हैं। ये बाजार में लगाए जाते हैं। ये भी एक अपने आप में इस पर रेड फ्लैग है कि इन पर भरोसा कितना किया जाए। बाजार बैठ गया तो क्या आपका पैसा भी बैठ जाएगा। 17,500-18,000 करोड़ रुपए वो छत्तीसगढ़ के भी अटके हुए हैं। 7,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के भी अटके हुए हैं। तो इसमें यह सवाल भी हैं। लेकिन क्या फायर फाइटिंग मोड में केंद्र सरकार दिख रही है कि कोई जुगत तो बढ़ानी पड़ेगी? सरकारी कर्मचारी नाराज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए अब एनपीएस जो नई पेंशन योजना है, इसमें जो 60% आप निकाल सकते थे, 40 एन्युटी में ही लगाना पड़ेगा। अब इसमें ढील देने का मन भी पीएफआरडीए बनाता दिख रहा है। ये उनके चेयरमैन दीपक मोहंती ने कहा है। अगली तिमाही तक कोई खाका सामने आ सकता है कि आप उससे भी ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है ईपीएफओ, इसमें ईपीएफ का आपको पैसा मिलता है और इसी में ईपीएस भी होता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, उसका एक हिस्सा। इसे और आकर्षक कि और ज्यादा पेंशन मिल जाए, वो बनाने की सरकार चिंता जाहिर करते दिख रही है। इसके लिए जो लोग ऊंची पेंशन चाहते हैं उनसे आवेदन मांगे जा रहे हैं। 16 लाख के करीब लोगों ने दे भी दिए। अब उसकी मियाद 11 जुलाई तक बढ़ा दी गई है कि आइए हम आपको ईपीएस के थ्रू ज्यादा पेंशन देने का इंतजाम करते हैं। ईपीएस और एनपीएस को आपको अलहदा लेकर चलने की जरूरत भी है। तो यहां पर भार, आर्थिक भार पड़ेगा।
या दरअसल चुनावी फायदा भी उठाना है, या आज की तारीख में आम आदमी वो इतना परेशान है, उसकी सेविंग्स घटती जा रही हैं और सुरक्षा कवच के नाम पर वो अपने आप को बहुत कमजोर पाता है, तो ये मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पुरानी पेंशन बढ़ा रही बीजेपी की टेंशन और अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, राजनीति चमक जाएगी। और ये तो चुनावी मौसम शुरू हो गया है, 4 राज्यों में चुनाव हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, और उसके बाद मदर ऑफ ऑल फाइनल्स यानी कि लोकसभा चुनाव 2024। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, डॉइश बैंक के सर्वे सर्वा भी रह चुके हैं, तो अर्थव्यवस्था को समझते हैं, जफर इस्लाम। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं देश की, सुप्रिया श्रीनेट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े। और विजय कुमार बंधु, ये अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन चला रखा है ओपीएस को लागू कराने के लिए, तो वो भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो जफर भाई, ये पुरानी पेंशन टेंशन बढ़ा रही है, अब उत्तर प्रदेश में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है, 35 जिलों में वो पद यात्रा निकल चुकी है इस बात को लेकर। देखिए संदीप जी, सरकार का दायित्व होता है कि लोगों की चिंता की जाए, और हम चिंता करते हैं। जाहिर है टाइम टू टाइम जो है लोग अपनी जो उनकी जरूरत होती है, या फिर उनका कोई शिकायत होती है, या फिर उनकी कोई चाहत होती है, या फिर कोई मांग होती है, तो सरकार के पास लेकर जाते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। ऐसे में 2-3 चीजें बहुत अहम होती है सोचने के लिए। अगर आप देश के हित में सोच रहे हैं, प्रदेश के हित में सोच रहे हैं, कि जैसा आपने अपनी अभी कहा था कि जो पेंशन लायबिलिटी जो सरकार के लिए है, जो 9-10 टाइम बढ़ गया है पिछले 10 सालों में, 15 सालों में बढ़ता है अपना। आप छोटी सी चीज एक देखिए कि जो आंकड़े आते हैं, आरबीआई के डॉक्यूमेंट, आरबीआई ने बहुत इस पर ये भी किया है, रिसर्च भी किया है, पेपर भी उसके है, जिसमें ये बात साफ दर्ज आता है कि पेंशन लायबिलिटी जो है, बजटरी एलोकेशन जितना होता है, चाहे स्टेट का हो बजट हो या सेंटर का बजट हो, बड़ा जो है एक्सपेंडिचर जो है इस तरफ जो है बजटरी एलोकेशन जो हो जाता है उसके लिए, पेंशन लायबिलिटी मीट करने के लिए। पेंशन लायबिलिटी, डिफाइंड पेंशन लायबिलिटी और जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन लायबिलिटी है, दोनों जो स्कीम है, तो डिफाइंड पेंशन स्कीम जो है जो सरकार की होती है, जिसमें ओपीएस जिसको आप कह रहे हैं, और कंट्रीब्यूटरी जो होती है जिसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं, और जिसके बारे में आपने जिक्र किया। अब जाहिर है कि ये इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें आपका रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन इट इज एक्सपोज टू मार्केट रिस्क। तो अलग अलग चीजें अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। और जो ओपीएस हो, जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान जिसको बोलते हैं, उसमें आपको पता है कि आपके रिटायरमेंट के बाद जो आपकी सैलरी थी उस वक्त, उसके हिसाब से आपको, फॉर्मूला के हिसाब से आपको मिलने लगेगा। तो अगर उसी को सिर्फ फॉलो किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको बोल रहे हैं आप, तो जाहिर है चाहे मेरी सरकार हो, सुप्रिया जी की सरकार हो, सुनील साजन जी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, उसके सरकार पर बड़ा एक भार पड़ेगा। अब ये जाहिर है कि 2 चीजें, एक तो भार पड़ेगा और दूसरा कि लोगों की जो है डिमांड भी है। अब इसको ध्यान में रखते हुए कि अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए और लोगों के हित को भी ध्यान में रखते हुए जो भी बेस्ट फैसला सरकार करेगी, एग्जामिन कर ही रही इस चीज को। तो ये जन कल्याण का सवाल है, आपकी बात बिल्कुल जायज है जफर भाई की जन कल्याण का सवाल है, और जो जनहित किया जा सकता है सरकार करने की कोशिश करती है। वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात है कि भाई क्या क्या हमारे सामने समस्याएं हैं, हम कितना पैसा दें। तो आपकी सरकार ने 9 साल में, जो पिछले 67 साल में केंद्र सरकार ने कर्ज लिया था, वो कर्ज था 45 लाख करोड़। आपने कर्ज ले लिया है 150 लाख करोड़, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और उसमें आप और चीजों की गिनती गिनवा देते हैं कि जी कोविड काल आया, हम 81 करोड़ 35 लाख लोगों को अन्न दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उज्ज्वला स्कीम चलाई, खैर उसमें गैस सिलेंडर तो अब नहीं मिल रहा है, या किसान सम्मान निधि है,
तो कर्मचारी को क्यों नहीं? उसके लिए एलोकेशन में दिक्कत क्यों? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये स्कीम भी, इसमें आपने सही कहा था आपने इसमें कि इसमें यूपीए का भी हाथ है, एनडीए का भी हाथ है, सरकारों का हाथ है बेसिकली एनपीएस पे शिफ्ट करना ओपीएस से। इसलिए कोई देश ऐसे नहीं चल सकता। कई कई कंपनियां डूब गई जिसने बेनिफिट डिफाइंड बेनिफिट प्लान लगा, वो विदेशों में देखिए कई कंपनियां डूब गई बिल्कुल, इसलिए कि उनकी पेंशन लायबिलिटी इतनी बढ़ गई कि वो उनके पास एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखिए तो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो उनके पास पैसा देने के लिए था ही नहीं सरकार के पास या कंपनियों के पास। और अगर आप उस तरह से बेनिफिट प्लान को देखें जो कंट्रीब्यूटरी प्लान का, उसमें कई कई कंपनियां होती है या कई सरकार होती है, उसमें जो आपका डिफाइंड अगर बेनिफिट है तो उसको एक्चुअल वैल्यूएशन कराते हैं। बीच में गैप अगर कुछ है इन्वेस्टमेंट्स का जो निवेश करने के बाद जो अगर गैप है तो उसको जो स्टेप इन करके वो गैप को पूरा कर देती है कि ताकि बेनिफिट्स मिलते रहे। तो फिर अगर ये इतना भार डालती है पुरानी पेंशन योजना, पूरी बात खत्म, एक मिनट, एक सवाल मैं बीच में, अच्छा कर ले आप, मैं सवाल कर रहा हूं, अगर ये इतना भार डालती हैं, ये बात आपने सही तरीके से आपने समझाई है, तो ये तमाम जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पुरानी पेंशन योजना इन्हें क्यों मिल रही है? फौज को क्यों मिल रही है? और अब अर्धसैनिक बलों को भी मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, उसकी भी तामील करनी होगी। उसके खिलाफ तो नहीं गई है सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट में, जहां तक मेरी जानकारी है। संदीप जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसमें मैंने इस पूरे डिमांड को या इसकी जो मांग है उसके बारे में सरकार ने नाकार दिया है। जैसा आपको ही पता है सरकार इसको एग्जामिन कर रही है। भाई सरकार के पास रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज को जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करती है। ये भी एक समाज के जन कल्याणकारी योजना ही होगी, उसके बारे में सरकार चिंता करेगी। आज उसके बारे में मैं कोई नेगेटिव बोले या पॉजिटिव बोले या हाँ बोले या ना बोले, ये सही नहीं होगा किसी सरकार। ये पिछले कुछ महीनों में बदलाव आया है आपके रुख और रवैये में। वित्त मंत्री ने साफ मना कर दिया, देश का भट्टा बैठ जाएगा। आरबीआई भी ये बात कह रही है, पीएफआरडीए ने भी कह दिया, वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया कोई कानून नहीं है, जो पैसा हमारे पास आ गया। मैंने वही रकम बताई, 35,000 करोड़ राजस्थान का है, 17,500 करोड़ छत्तीसगढ़ का है, 7-8 हजार करोड़ हिमाचल का है, कि नहीं दे सकते हम वापस। ये तो प्ली आप लेते रहे हैं। नहीं, अब आप देखिए ना, अब ये पैसे जो भी है हमने कंट्रीब्यूशन जिसने भी किया, जो उसका कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ कहाँ नहीं इन्वेस्ट, उसके बारे में नहीं जानना चाहते। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर पूरे सब स्टेट्स, चाहे वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट हो और किसी गवर्नमेंट पार्टी की रूल्ड स्टेट हो या बीजेपी रूल्ड स्टेट हो, अगर आप पुट टुगेदर आप सब सारे स्टेट का ले लीजिए तो लगभग 31 लाख करोड़ की लायबिलिटी बनती है। अभी देखिए ये लायबिलिटी तो बढ़ती जाती है, कोई ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपके रिसोर्सेज क्या उसी दिशा में जो बढ़ रहे हैं कि 31 लाख करोड़ की लायबिलिटी सालाना आप कह रहे हैं? नहीं, सालाना नहीं, मैं आज के दिन में जो एक रिसर्च आया है एसबीआई का, उसने बताया है कि भाई आज के दिन में अगर लायबिलिटी को सर्टेन करें सब स्टेट की तो लगभग 31 लाख करोड़ होती है। अब 31 लाख करोड़ ये उसमें से जो दिया जाएगा आज के दिन में वो, लेकिन एक एक्चुअल वैल्यूएशन करके जो बेनिफिट प्लान को आज मोनेटाइज करने के लिए किया जाए तो 31 लाख करोड़ जो है उसको आज सरकार की 35 साल कोई नौकरी करे, वो टैक्सेस भी अपने भरे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो देता रहे, उसको सुरक्षा कवच मिलना चाहिए कि नहीं? मैंने कब कहा आपसे कि इस पे सरकार अगर इस पे चिंता कर रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर कर रही है तो वो सरकार की जिम्मेदारी अपना कर रही है। लेकिन आप क्यों इस पे एक नेगेटिव जोन में लेके जा रहे हैं? हमने ये तो नहीं कहा कि सरकार ने इस पे कोई एकदम से अपना रुख जाहिर कर दिया। भाई एक अगर यूपी गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई बात आई है या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बात आएगी तो जाहिर है इसमें पीएफआरडीए का भी रोल है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है, इसमें जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी देखिए कितना बजटरी एलोकेशन किस तरह से किया जा सकता है, कितना किया जा सकता है। इसलिए कि देखिए अगर सिर्फ पेंशन लायबिलिटी अलोन, आप इस बात को ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूं, अगर पेंशन लायबिलिटी अगर अकेले में, संदीप जी सुन पा रहे हैं आप जी? हाँ मैं सुन रहा हूं। पेंशन लायबिलिटी अकेले में अगर आइसोलेशन में देखिए, सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और 2004 की एनपीएस स्कीम को खत्म कर दीजिए, अगर ऐसी लायबिलिटी बढ़ती जाती तो ना तो आज हमारे पास
कोई और कल्याणकारी योजना के लिए या डिफेंस के लिए तो या आप देश यू को सिटिंग ऑन चलाने द के लिए फेंस, यू सिटिंग ऑन द फेंस जफर भाई। मैं तो सीधा सीधा पूछ रहा हूं, विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। वो तो कह रहे हैं केंद्र में भी लागू करेंगे, अलग अलग राज्य जहां चुनाव हो रहे हैं वो कह रहे हैं पुरानी तो क्यों पेंशन योजना हम लागू करेंगे। तो आप पुरानी पेंशन योजना के हक में हैं या उसके खिलाफ हैं? सवाल बड़ा सीधा है। सवाल बड़ा सीधा है कि एनपीएस लाया किसने था? ये भी तो एनपीएस सवाल है, इसका तो जवाब लेकर तो आए अटल बिहारी वाजपेयी, लागू किया सही तरीके से मनमोहन सिंह। तो किया तो दोनों सरकारों का उसमें ये है ना योगदान। क्यों किया? इसलिए कि देश अब वो वापस जा रहे हैं, वो कह रहे हैं स्थिति बदल गई है, आम आदमी के पास सुरक्षा कवच नहीं है, उसकी दरकार है, इसलिए हम अपना रुख बदल रहे हैं। आप भी बदल रहे हैं क्या? सवाल सीधा है। नहीं, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि इस वक्त सवाल ये है संदीप जी कि पेंशन लायबिलिटी, सिर्फ पेंशन लायबिलिटी ही तो नहीं है, सब चीज, सब देश को, आपको डिफेंस पे भी खर्चा है, कहीं और हर तरह के एक्सपेंडिचर है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट किया जा सकता है सरकार सोचेगी। अपने सरकार इस पर चिंता कर रही है, लेकिन सरकार चिंता कर रही है सुप्रिया श्रीनेत, दूसरा कलर नहीं, और आप लागू करने की बात कर रहे हैं, पर सरकारी कर्मचारी अभी सर खुजला रहा है, ये मिलेगी भी मुझे पुरानी पेंशन योजना, या मेरा पैसा अटका रहेगा एनपीएस वाला पीएफआरडीए में और खातों में। जी नमस्कार, और आपके सारे दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक दो चीजें सुनकर थोड़ी हतप्रभ हूं, क्योंकि 23 फरवरी 2023 इसी साल राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने सीना ठोक के कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक गलत रास्ता है। ये अलग बात है, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर 1 से 5 तक मांगे गिनिएगा तो उनमें ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लगातार शामिल होती है और लगातार उसके बारे में मांग होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में सदन में कहा था कि भाई ये गलत रास्ता है। आज भारतीय जनता पार्टी का इस पर रुख कुछ अलग दिख रहा है। आज वो कह रहे हैं हम इस पर एक कंसिडरेट ओपिनियन लेंगे। आज सूत्रों के माध्यम से यह भी पता चल रहा है कि एनपीएस में चेंजेस करे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर, जिससे कि एनपीएस में 40% अश्योर्ड रिटर्न मिलने लगे। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। तो एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आज वो गलत रास्ता थोड़ा सही होता हुआ लग रहा है। और मैं इस बात को मानती हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इसको लाए थे, इसके योद्धा थे, और उसके बाद यूपीए ने इसको लागू किया। लेकिन बड़ी जल्दी हमें समझ में आया कि लोग इससे खुश नहीं है। लोग चाहते हैं कि यह स्कीम चली जाए, और इसीलिए हमने अपने राज्यों में इसको लागू किया। अब सरकार की धृष्टता देखिए, अगर एक राज्य सरकार इसको लागू करना चाहती है तो सरकार हमारे पैसे पर कुंडली मार के बैठ जाएगी। 35,000 करोड़ राजस्थान के, 17,000 छत्तीसगढ़ के, करीब 8,000 करोड़ हिमाचल के, सरकार ने देने से ही पैसा मना कर दिया। ये वही बात करी सरकार ने कर्नाटक में, हमने चुनाव जीता, हमने कहा अन्न भाग्य से आपको 10 किलो चावल मिलेगा। सरकार ने एफसीआई से क्या कहा, आप चावल नहीं बेचेंगे। सरकार को एफसीआई प्राइवेट व्यक्ति को चावल, प्राइवेट एंटिटी को बेच सकता है, लेकिन सरकार को कर्नाटक की नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि अवरोध बनना है, रोड़ा बनना है स्कीम में। वही काम ये कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है, चाहे कोई भी ये स्कीम लाया हो, हम और आप चलिए दोनों मिलकर ले आए, लेकिन अगर जमीन पर लोगों को लग रहा है कि उनका हक इससे खत्म हो रहा है तो उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी। ये समझने में नहीं सुप्रिया, ये समझने में क्या आपको 18 साल लग गए? 2022 से आप ये मुद्दा उठाने लगे, हम 23 में हैं, और 10 साल जो आपकी सरकार थी, पश्चिम बंगाल ने ये एनपीएस ज्वाइन नहीं किया था, फिर 1-2 राज्य और जुड़े, पर आप इसे लागू करने पर पूरी तरह से आमादा दिखे। और प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो यहां तक भी कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सोच समझ कर करनी होगी। तो आज राजनीतिक फायदा दिखने लगा तो आप यू टर्न मार रही हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये आक्षेप आपका सही है। मुझे लगता है जब जागो तभी सवेरा, और एक समय जब हमें लगा कि नहीं, लोगों की मांग है। मैं आपको छोटा सा वाक्य बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश चुनाव में मैं जिला जिला घूमी थी, क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी में थी। जहां हम जाते थे वहां पर लोग ओपीएस की बात करते थे, पुरानी पेंशन स्कीम लाइए, पुरानी पेंशन स्कीम लाइए। यहां पर उनके एसोसिएशन के व्यक्ति भी बैठे हुए, वो आपको बताएंगे। तो मुझे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे हम हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो,
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमें कोर्स करेक्शन करना पड़ता है अगर जनता की मांग आ जाए। और एक बात मैं जरूर बोलना चाहती हूं, ये जो फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, ये या तो गरीब के लिए कुछ होने लगे तभी उठती है, या ये ओल्ड पेंशन स्कीम की बात पर उठती है। भाई 12.5 लाख करोड़ आपने बट्टे खाते में डाल दिए धन्ना सेठों के बैंक में, एक चू नहीं हुई। आज आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं 90% हेयर कट पे एनसीएलटी में एसेट्स बिक रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं। 5,38,000 करोड़ एनसीएलटी में माफ हो रहे हैं। इसका कौन, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि धन्ना सेठों को फायदा हो रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स उनका कम होगा, रियायत उनको मिलेगी, सरचार्ज उनका कम होगा। अगर गरीब के लिए और ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर लो तो सारे रूल्स आपको दिखाए जाने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक संवेदनशील सरकार का हक है और कर्तव्य है कि वो लोगों की बात सुने और अगर कोई स्कीम उनके गले नहीं उतर रही है उसका समाधान करे। मैं यहां पर कुछ आंकड़े अब और बता दूं, सारे आरबीआई से सोर्स्ड हैं, मैं सोर्स भी बताकर बता रहा हूं। मैं आ रहा हूं जफर भाई, मैंने 8 से 9 गुना कहा पेंशन बिल बढ़ा हुआ है, पर मैं स्पेसिफिक कुछ राज्यों का उदाहरण देना चाहूंगा। राजस्थान, जहां पर पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है, पेंशन बिल 2004-05 से लेकर 2020-21 के बीच लगभग 16 गुना बढ़ चुका है। छत्तीसगढ़ में इन्हीं 16 वर्षों में ये 12 गुना बढ़ चुका है। पंजाब में पेंशन देनदारी 7 गुना ज्यादा हो चुकी है इसी दरमियान। तो मतलब कोई लिमिट भी है उसकी, या राजनीतिक फायदे के लिए, वोट के लिए कुछ भी करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपकी इस बात से। मुझे लगता है सरकारों का कर्तव्य होता है आप अपना रिसोर्स ऑगमेंटेशन करिए, अपने रिसोर्सेस को बढ़ाइए। मोदी सरकार ने डेट बढ़ाया, कर्जा बढ़ा दिया, और आपने यहां पे 100 लाख करोड़ का था। नहीं, अगर आप रिवाइज डेटा देखिए इस बजट के बाद का, तो कर्जा सरकार ने 120 लाख करोड़ का अकेले लिया है, 55 लाख करोड़ का बाकी 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर लिया था। हाँ, वो 55 और मैं 150 लाख करोड़ कह रहा था, मैं 100 नहीं। सरकार की इच्छा शक्ति, मैं 150 लाख करोड़ कह रहा था। मैं हाँ, टोटल उनका हो गया है, लेकिन हाँ। उनके कार्यकाल में करीब 123 लाख करोड़ बढ़ा है। मेरा अपना उन्होंने जब 2014 से अभी तक करीब 123 लाख करोड़ बढ़ाया है। मैं छोटी सी एक बात कह के अपनी बात समाप्त करती हूं, और वो बात यह है कि आपने ये जो बोला कि कितने गुना बढ़ गया है, सरकार का काम है रिसोर्स ऑगमेंटेशन करना। आप रिसोर्सेज बढ़ाइए, आप व्यवसाय क्रिएट करिए, आप परचेजिंग पावर बढ़ाइए, आप परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ाइए, आप आर्थिक असमानता को कम करिए, रिसोर्सेज अपने आप आने शुरू होंगे। जब आपका नीति 1 या 2 लोगों को ध्यान में रख के बनती है तो ये सारी चीजें प्राथमिकता ही नहीं है। लेकिन ये समझ में इनको आ गया है कि एक मुद्दा है जिस पर लोग खासे नाराज हैं, जिस पर लोग समाधान चाहते हैं, इसलिए अब इस पर बात की जा रही है। जफर इस्लाम, सरकार की जिम्मेदारी है ना, आप हमसे कर लेते हैं सारी चीज, सरकारी कर्मचारी तो सब देता है ना, तनख्वाही टैक्स कट कर आती है, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी उसका कंट्रीब्यूशन है, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी है कि उसको सुरक्षा कवच दिया जाए, एक मुकम्मल सुरक्षा कवच। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि कोई कवच नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज सवाल करना है यहाँ पर, और ये सब इसलिए सवाल करना है कि रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए आज ही बात हो रही है। 70 सालों बात तो हुई नहीं भाई रिसोर्सेज। आज आप साइज ऑफ द जीडीपी देखिए, 2014 में जो छोड़ा था और आज साइज ऑफ द जीडीपी देखिए, दोनों में फर्क देखिए, कितना साल में कितना बड़ा जीडीपी का साइज बढ़ा और पहले कितना था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए कि क्या पेंशन लायबिलिटी, क्या पूरे जो बजट के जितने भी आपके पास जो आपके पास आते हैं पैसे, जो सरकार के पास रेवेन्यूज आते हैं, क्या उसका कितना % जो है पेंशन लायबिलिटी शुड नॉट एक्सीड, कोई तो होनी चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से ये देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसलिए कि अगर सिर्फ पेंशन 16 टाइम बढ़ा तो क्या किस जगह 16 टाइम हर चीज रेवेन्यूज बढ़ जाते हैं? 16 टाइम हर जगह पर, किस जगह पर इनके टाइम में कोई, आप बताइए, आप बैक टेस्टिंग कीजिए और एक मॉडल डेवलप कीजिए कि सरकार के जो रेवेन्यूज थे पिछले 70 सालों में हर जो उस तरह से जो है उसका जो ग्रोथ हो रहा है, जो रेवेन्यू का और जो लायबिलिटी का ग्रोथ क्या समान तरीके से चल रहा है, ये सब देखने के बाद लफाजी करना है बहुत आसान है कि भाई इतना दे दो, ये कर दो, हम ऐसे करेंगे, लेकिन जब देने के टेबल पे आएंगे तो इनको भी उस वो तो आप भी जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, मैं उसे दोबारा से दोहराना नहीं चाहूंगा। वो जो आपने शब्द इस्तेमाल, तो 15 लाख
रुपए मिल जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार आ जाएंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अर्थव्यवस्था अगर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई, सबसे तेजी से दौड़ती विकास दर है अगर हमारी, तो उसका फायदा उसमें योगदान देने वाले लोगों को तो मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं कब कहा? और अगर इतने सारे 315 वेलफेयर स्कीम चल रहे हैं, उसका फायदा किसको हो रहा है? देश की जनता ही को तो हो रहा है। ये पहले देश की जनता आशा लगा के रखती थी कि भाई पानी आना चाहिए घर पे। आज 9 करोड़ लोगों को, परिवार के घर पे पानी तो पहुंच रहा है। कभी एक बूंद पानी के लिए नहीं पहुंचता था उनके पास। देखिए, क्रिटिसाइज करना और एनालाइज करना दोनों में फर्क है। क्रिटिसाइज कुछ भी कर दीजिए, एनालाइज करेगा। क्रिटिसाइज और एनालाइज का फर्क यहां समझना होगा। क्विक रिस्पांस, अभी 3 मेहमान बैठे हैं। सुप्रिया, कैन आई प्लीज कम? हाँ हाँ। नहीं, मैं बस छोटा सा रिस्पांस दूंगी, और मेरा रिस्पांस उस पर यह है कि ये जो प्रथा आपने शुरू कर दी है ना कि 70 साल तो जी कुछ हुआ ही नहीं, आप आए उसी के बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ 2014 में। उसके पहले तो हम ब्रिटानिया हुकूमत में जी रहे थे जहां पर आप माफीनामे लिख रहे थे। तो ये वाली जो बात है ना, इसको छोड़ दीजिए। अटल जी ने हमें एक अर्थव्यवस्था दी थी, उसको बढ़ाकर हमने 2004 से 14 में उसके बाद आपको सौंपी। आपको सौंपते वक्त रुपया 58 पर था, आप उसको 83 पर ले गए। आपको सौंपते वक्त पासपोर्ट की जहां पे रैंकिंग थी उससे कम हो गई। आपको सौंपते वक्त जीएफसीएफ 36% था, वो 30% के नीचे चला गया निवेश की दर। आपको सौंपते वक्त जो एचएनआईज थे वो हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जा रहे थे, आज 30-30 हजार एचएनआईज जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें मत करिए। मुझे ऐसा लगता है हर सक्सेसिव गवर्नमेंट के अंतर्गत जीडीपी का साइज बढ़ेगा, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है। और ये वाला भी जो एक जुमला है ना, ये इसको छोड़ना। आप लफाजी शब्द का इतने इजीली प्रयोग मत करिए। आपने तो 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियां क्रिएट करनी थी। 70,000 की चिट्ठियां प्रधानमंत्री जी बांटते हैं जो डाकिया ले जाता था पहले। और अंत में सिर्फ एक ही बात आपसे कहूंगी, और वो बात इसलिए कहनी जरूरी है कि लोगों की बात, Who is the stakeholder here? यहां पे स्टेक होल्डर वो है जो पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम का भुक्तभोगी है। उससे तो बात करिए। आप कहीं पर भी स्टेक होल्डर से बात किए बिना क्यों कानून बनाने की बात कर रहे हैं? आज भी कानून चेंज होने की बात हो रही है, आपने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया है? यही काले कृषि कानूनों में किया था, यही अब कर रहे हैं। तो कहीं पर तो स्टेक होल्डर्स को भी बोर्ड पर लेकर आइए। सरकारी कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, प्लीज 30 सेकेंड्स। 2 मेहमान अभी शांत है। देखिए, ये सारा जो स्पेकुलेशन है ना, और इसको इस बात को कहना है, जब 70 साल में कहता हूं तो उसमें कहता हूं कि आपने उस वक्त जो भी, आज आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप अपने समय में देखिए ना कि पेंशन लायबिलिटी किस ग्रोथ, उसका रफ्तार क्या थी उसकी पेंशन लायबिलिटी बढ़ने की, और क्या आपके रेवेन्यूज बढ़े थे। मैं तो छोटी सी बोला, एनालाइज करने के लिए बोला, उसमें पता चलेगा कि अगर उसी मॉडल को, जिस आपके मॉडल, मेरा छोड़ दीजिए, आपकी सरकार जब थी या जो स्टेट में सरकार है, अगर उसका रेवेन्यू आप राजस्थान को उठा के लिखिए, छत्तीसगढ़ का उठा के देख लीजिए कि रेवेन्यू मॉडल क्या है और जो लायबिलिटी मॉडल जो है वो क्या है। अगर उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे तो आप कैसे बाकी काम करेंगे? सरकार में सिर्फ पेंशन के अलावा और सरकार जब देना चाहती है तो देती है, जहां देना चाहती है। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज की दरकार है आज की तारीख में, उसमें पैसे लगते हैं ना जफर इस्लाम। मैं कह तो रहा हूं कि वेलफेयर स्कीम चलानी ही चाहिए। एक आम नागरिक अपने आप को मजबूत महसूस करना ही चाहिए। अगर सुरक्षा कवच मिलेगा, जिसने 35 साल नौकरी की है, सरकारी नौकरी, तो वो उसको इन चीजों की दरकार कम पड़ेगी, वो इनका इंतजाम खुद भी कर लेगा। कृष्णा हेगड़े, एक मिनट, अब कृष्णा हेगड़े, महाराष्ट्र सरकार मन बना पाई कि नहीं? पुरानी पेंशन योजना आप लागू करेंगे या अभी शिक्षकों को दे देंगे, किसी एक वर्ग को दे देंगे, बस यही भरोसा देते रहेंगे? देखिए, सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी दोनों ने कहा है कि हम पॉजिटिव है, और अगर कोई कर सकता है तो ये शिवसेना बीजेपी की सरकार ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकती। और सुप्रिया जी ने जो इतनी हमारी खामियां दिखाई, उनको एक तो जवाब देना पड़ेगा कि अगर हमारे में इतनी खामियां थी 2014 से, तो फिर से 2019 में इतनी भारी बहुमत से और ज्यादा सीट लेके फिर से 303 सीट लेके मोदी जी क्यों आए? और उसके बाद फिर भी अभी 2024 में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आने वाले लोकसभा और आने वाला विधानसभा में भी शिवसेना बीजेपी ही जीतेगी। तो मतलब चुनावी जीत तय करती है कि नीति सही है या गलत? आप ये कह रहे हैं? इशू ये है कि हमको लोगों को सुरक्षा कवच देना है। जो हमारे भाई बहन रिटायर हो रहे हैं उनके लिए एक सुरक्षा देनी है, और सरकार इसमें प्रतिबद्ध है।
अभी कितना इसके ऊपर भार पड़ेगा, आर्थिक भार पड़ेगा, उसको तो आरबीआई जो कह रहा बराबर था, assess निर्मला कर- सीतारमन जो बता रही थी, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में फरवरी में जो बयान दिया, वो आप उनको बेमानी बता रहे हैं? नहीं, कौन बेईमानी बता रहा है? मैं कह रहा हूं कि हम पॉजिटिव है। और लेकिन इसके ऊपर भी जो जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में एक फॉर्मूला स्कीम दिया है। चलाई, हाँ। वहां पर जहां पर उन्होंने एक मिडिल पाथ लिया है, मैंने पहले भी कहा आपके शो पे, इसके ऊपर भी एक कंसिडरेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अच्छा फंस कोई गए हैं state आप। एक अच्छा एनडीए, बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए अब इस मसले पर ये गले की फांस बन गया है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे आपने कहा, हायर पेंशन स्कीम में लगभग 16 लाख लोगों ने एप्लीकेशन डाल दिया है, और जो टोटल 50 में से, और 34 लाख बाकी है। तो कोई गले का फंदा मतलब नहीं है। ये तो क्लियर हम कट इसमें इंडिकेशन हो positive गया है। कृष्णा भाई कि आम आदमी चाह रहा है कि उसको बढ़ी हुई पेंशन मिले। नई आम पेंशन आदमी- योजना, और आपने आम पूरी आदमी पढ़ी हुई है, चाहता- नई पेंशन नहीं, योजना में और- कोई गारंटी है? आप और ये बता सरकार- सकते हैं कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा आपको 60 साल की उम्र में? नहीं, और हायर पेंशन स्कीम का डेट भी सरकार ने आगे बढ़ाया है, 30 सितंबर किया है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति है। हम सब नहीं, वो जनहित और ईपीएस है, लोकहित मैं में- एनपीएस की बात कर रहा हूं। इन दोनों नहीं, में हमें फर्क HPS रखना में- होगा। नहीं, एचपीएस के बारे में बात कर रहा हूं, जो नया सरकार ने मॉडल दिया है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हम लोकहित और जनहित में काम करते हैं। हम ऐसे इसके लिए नहीं काम इसमें करते हैं कौन कि सा लोगों को जनहित है? देखिए, आज की तारीख की मैं देखिए, बात कर रहा लोगों हूं, को ये पॉलिसी अगर तो कई EPS सालों से, और पूरी राजनीतिक जमात इसमें कहीं ना कहीं सहमति बनाकर तो बैठी थी। मैं पैसे दूं, पहले पेंशन में मुझे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था, जो आखिरी तनख्वाह है उसका आधा मिलता था। एनपीएस में अब जो मेरी बेसिक है और जो मेरा महंगाई भत्ता है उसका 10% मेरा कटेगा, और जब मैं लेने जाऊंगा सरकार भी देगी 14%। मैं पूरी जानकारी देता हूं हमेशा। 60 साल की उम्र में मैं उसमें से 60% ही निकाल सकता हूं, 40% एन्युटी में डालना होगा, पर मुझे यह भी नहीं पता कि वो पैसा होगा कितना, और उस पर टैक्स भी लगेगा एन्युटी वाले पैसे पे। तो वो मतलब 40% सारा सरकारी कर्मचारी से ही सब कुछ चूस लो। किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। जो 40% है, वहां पर भी सरकार रिलैक्सेशन देने की बात कर रही है। दूसरी बात यह है कि जो स्कीम है एनपीएस, वो 2004 से चल रही है ना। बिल्कुल चल रही है, और ये सवाल तो देखिए विपक्ष का पीछा छोड़ेगा नहीं। एक मिनट सुनील साजन, ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं जी पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। राज्यों से पूछा गया था जब ये योजना लागू की गई, 2004 से 2007 के बीच किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? सुनील साजन, मैं भूल गया। नहीं, नेताजी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। एनपीएस आपने कबूला, और आपने कई बार, जी आपने कई बार इस पुरानी पेंशन बहाली पर बात की है, डिबेट की है। हर बार मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि हो सकता है उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार की सहमति गलत हो गई हो, लेकिन राजनीति यही है, हमारे आपके जीवन में भी यही है कि अगर कोई फैसला हमसे गलत हो गया और उसके बाद हमने स्वीकार कर लिया कि यह फैसला गलत था, तो उसको सही करने का रास्ता क्या है? वही रास्ता समाजवादी पार्टी जब 2022 में उत्तर प्रदेश में जनता के बीच गई, तो हमने अपने घोषणा पत्र में रखा कि सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन बहाली करेंगे। और अभी भी ठीक है, हम सरकार में नहीं आए, हम विपक्ष में हैं, अभी भी हम पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को ताकत दे रहे हैं, उस आंदोलन को ताकत दे रहे हैं। और अभी जो 2024 में एक नया मोर्चा बनने जा रहा है, यह मोर्चे ने जो रूप लिया है वो भी और मजबूत होगा। उसमें भी समाजवादी पार्टी ने दो बातें तो स्पष्ट ही हैं, अभी मैं कह सकता हूं आपके कार्यक्रम में, कि एक जाति जनगणना और दूसरा पुरानी पेंशन बहाली। ये समाजवादी पार्टी जब वहां रणनीति बनेगी, जब तय होंगे मुद्दे, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मुद्दे होंगे। नहीं, मैं जफर भाई राज्यों को में बहुत पुरानी ध्यान से पेंशन, मैंने सुना। एक मिनट सुनील,
राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर देना, 5 राज्यों में है, पैसा अटका रहेगा बेचारे सरकारी कर्मचारी का। एनपीएस से ओपीएस में आ भी गया, नई पेंशन से पुरानी पेंशन पर वो आ भी गया, उसका पैसा जो पीएफआरडीए में अटका हुआ है वो नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? हाँ ठीक है, ये सवाल बहुत बेहतर सवाल है और मुझे लगता है ये कितने दिन पैसा अटका सकते हैं? 8-9 महीने और 2024 के बाद तो नहीं अटका पाएंगे। वो इसलिए नहीं अटका पाएंगे क्योंकि पूरे देश का जो सरकारी कर्मचारी है वो भी महसूस कर रहा है। तो ये बीजेपी की सरकार ये इस देश में झुंझुना रहेगी, सरकारी कर्मचारी के सामने आप बजा रहे हैं, आ जाएगी जी हमारी सरकार, सब कुछ उसी पर निर्भर हो जाएगा। भाई संदीप जी देखिए, अगर हम विपक्ष में हैं तो हम किसी बात को या किसी मुद्दे को उठा सकते हैं, सदन में उठा सकते हैं, आप जैसे कार्यक्रमों के मंच पर उठा सकते हैं, जनता के बीच उठा सकते हैं, लेकिन फैसला कब लेंगे? फैसला तो तभी लेंगे जब सरकार में आ जाएंगे। अगर आज हिमाचल में फैसला हो गया है, आज अगर राजस्थान में फैसला हो गया, छत्तीसगढ़ में फैसला हो गया, पंजाब या झारखंड में फैसला हो गया, फैसला तब हो पाया है जब वहां के लोगों ने सरकार बदली है। और अगर ये पूरे देश में फैसला लागू करना है तो स्वाभाविक है कि देश की सरकार बदलनी पड़ेगी। क्या कोई एक राज्य की सरकार जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उसने क्या यह फैसला लिया है कि हम पुरानी पेंशन बहाली करेंगे? हम लोग उत्तर प्रदेश में लगातार विजय बंधु के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है, सरकार कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हां, जफर भाई कह रहे हैं, हां सही भी है गलत भी है, सुरक्षा कवच होना चाहिए। अरे होना चाहिए तो कौन देगा? कौन देगा, पर उसकी एक कीमत होती है, ऐसा नहीं है देने को। उद्योगपतियों का सारा पैसा माफ कर देंगे? नहीं, देने को तो बहुत कुछ दिया जा सकता है, पर आपके सीमित संसाधन हैं और उनका आवंटन वो सरकार इसीलिए देखकर सोच समझकर ही करती है। विजय बंधु, आप ये आंदोलन चला रहे हैं ओपीएस की बहाली का, ये पुरानी पेंशन योजना महज राजनीतिक औजार ही बनकर रह जाएगी या पुरानी पेंशन योजना कभी लागू हो पाएगी? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अभी काफी देर से मैं सुन रहा इस बात को। एक तो पहले मैं सारे लोगों से, खास करके भाजपा के प्रवक्ता ने भार 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 बोला है, मैं इसको क्षमा चाहूंगा कि इसको हटाएं। अगर शिक्षक कर्मचारी इस देश का भार है तो इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है? पहले तो भार शब्द हटाया जाए। दूसरी बात जब आपने कहा पेंशन बहाली की बात की, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो लगातार हमारा संघर्ष जारी है। अभी 1 जून 23 से चंपारण बिहार से एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकाली गई है। लगातार यात्रा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अभी लगातार वो जारी है। और मेरा अभियान ही पूरे देश के लिए है, चाहे वो स्टेट का कर्मचारी हो चाहे सेंट्रल कर्मचारी हो। मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जब से यात्रा को हम लोग निकले तो हमने 6 बजे टाइम दिया, 12 बजे पहुंचे छपरा रेलवे स्टेशन पे। 12 बजे रेलवे के साथी इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब देश का जो शिक्षक कर्मचारी है, जो उसका टेम्परामेंट है, वो 85 लाख शिक्षक कर्मचारी चाहता है कि हमारी पुरानी पेंशन दी जाए। अभी एक सवाल कोई भी चाहेगा क्योंकि पुरानी पेंशन में नई पेंशन के मुकाबले ज्यादा पैसे मिलते हैं, पर ये एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नहीं दिखाए जा रहे। सवाल मेरा ये है क्योंकि इसमें आर्थिक पहलू को, आर्थिक बोझ को, आपने भार शब्द पर ऐतराज दर्ज कराया है, पर मैं यूज करूंगा ये वर्ड, आर्थिक जो बोझ पड़ेगा क्या वो देश की अर्थव्यवस्था सहन कर पाएगी? ये सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, मैं उस सवाल पे आता हूं। जब ये देश गरीब था, जब खाने को दाने हमारे पास नहीं थे, उस टाइम में भी इसी देश ने, इसी सरकारों ने पेंशन हमको दी है। और आज तो जफर भाई से मैं पूछना चाहता हूं, ये तो कहीं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं। जब आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो क्या वो मंत्रियों के लिए, सरकारों के लिए पैसा है या आम लोगों के लिए भी पैसा है? अगर आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो हमें सामाजिक सुरक्षा दिया जाना चाहिए और ये मेरा संवैधानिक राइट है। ये बार बार इस बात को न किया है और मुझे खुशी हो रही है कि इस आंदोलन से सरकार के अंदर हलचल मची है। और आज भी सरकार की तरफ से कल भी बयान आया, आज भी आया, लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, एनपीएस में हमें कोई सुधार नहीं चाहिए।
एनपीएस पेंशन व्यवस्था नहीं है। और अगर कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि पेंशन व्यवस्था, जफर भाई बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, पूरे देश का नेतृत्व कर रहा हूं, आप एनपीएस की एक बार समीक्षा कर लीजिए। 500, 700, 1200, 1800 रुपए मिल रहा है। क्या ये 800 रुपए सामाजिक सुरक्षा हो सकती है? जिस व्यक्ति ने 60 साल की उम्र तक 30-35 साल सरकार की सेवा की हो, देश की सेवा की हो, उसको आप 800 रुपए देंगे और आप कहेंगे हाँ ये सामाजिक सुरक्षा है? तो एक बार आप अपनी चिंतन तो करिए। चिंतन नहीं, ये करने में क्या बहुत ही दिक्कत है? अहम सवाल है। और ये क्योंकि जफर भाई, मैं जिम्मेदारी से आंकड़े देता हूं, आप जानते हैं इस बात को, हमने केस स्टडीज भी करवाई और एक नहीं दर्जनों ऐसे वाकये सामने पेश आए कि कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल रिटायर हुआ, उनको मिल रहे हैं 1900 रुपए की पेंशन, किसी को 2200 रुपए की, 1200 रुपए की, 1000 से नीचे की भी पेंशन के रिकॉर्ड्स, दस्तावेज मेरे पास हैं, सब आपके पास भेज सकता हूं मैं। देखिए संदीप जी, मैं आपके कोई आंकड़ों पे या कोई विजय जी जो कुछ बात कर रहे हो उस पर कोई मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी चीज को भी लागू करने के लिए सरकारी निजाम से कुछ अगर लागू होता है तो सरकार उस पर चिंता करती है और सभी चिंता करते वक्त देश की अर्थव्यवस्था कितना आप भार या बोझ या कोई भी वर्ड कितना कैपेसिटी उसकी है इस नहीं, मेरा सवाल, मैं आपकी बात देखिए, बड़ी आज सेंसिबल चर्चा हुई है जफर भाई, सेंसिबल चर्चा हुई है, कोई रास्ता निकालने की बात हो रही है। मुझे एक चीज बताइए, मैं एक और इस उदाहरण को थोड़ा और तफसील में जाना चाहूंगा। एक प्रिंसिपल, एक मिनट सुनिए ना, एक प्रिंसिपल उत्तर प्रदेश के स्कूल में प्रिंसिपल थे एक जनाब, रिटायर हुए, उनकी आखिरी तनख्वाह 84,000 रुपए थी और उनको पेंशन के नाम पर मिल रहे हैं 2200 रुपए। उन्हीं के जैसे एक और टीचर, उनकी तनख्वाह थी 78,000 के करीब, उनको 1900 रुपए की पेंशन मिल रही है। नहीं, इस बात पे चिंता होनी चाहिए और ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी और का मुद्दा नहीं है, ये सभी देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज का मुद्दा है। अभी आप सुप्रिया जी कह रहे हैं हमने तो इम्प्लीमेंट कर दिया, उस पर गलती हो गई। अभी समाजवादी पार्टी के साजन साहब कह रहे हैं कि हाँ हमने किया था, उस वक्त हमने इसका बहिष्कार कर, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। ऐसा नहीं होता। उस वक्त भी आपने कुछ सोच के किया होगा, उस वक्त भी कांग्रेस ने कुछ सोच के ही किया होगा, उस वक्त भी जो उनके जो लायबिलिटी बेयर करने की क्षमता थी सरकारों की, उसको देखते हुए किया था। आज भी मैं कह रहा हूं कि सभी तो ये कॉस्ट करेक्ट कर रहे हैं आप, कॉस्ट करेक्शन के लिए तैयार हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं कि इस पे जैसे हमारे सीनियर लीडर्स ने कहा है कि इस पे चिंता हो रही है, उस पे चिंता देखिए, चिंता जब सरकार करती तो उस पे तो मतलब कोई रास्ता निकालने की सरकार भी कोशिश कर रही है। कंक्लूडिंग कमेंट आपका भी, सुप्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को बिल्कुल बैकफुट पर जाकर इस पर संशोधन करना ही पड़ेगा। सरकार प्रेशर के अंतर्गत है और जब लोग खड़े हो जाते हैं तो सरकार बार बार बैकफुट पर जाती है। वो हमने 3 काले कानूनों में भी देखा है। बोलते बोलते जफर जी बोल गए कि कांग्रेस ने समझदारी से उस समय काम किया होगा। चलिए, आपने ये तो माना कि 70 साल तक हमने बड़ी समझदारी से देश चलाया था और बड़ी समझदारी से देश को लोगों ने आपको सौंपा, आपने बड़ी नासमझी दिखा दी पिछले 9 सालों में। उसका पर ये पेंशन को लेकर किसने वो नासमझी दिखाई थी कि जो चीज 19 साल पहले लागू हुई, अब वो राजनीतिक एक गरम आलू, हॉट पोटैटो का हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं, वो बन गया है, गले की हड्डी बन गया है सत्ताधारी गठबंधन के लिए। विपक्ष क्या अपनी राजनीति चमका रहा है या दरअसल एक सरकारी कर्मचारी को सुरक्षा कवच क्यों ना मिले? और जब हमारे नेता, हमारे एमएलए, एमपी वो पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं या हमारे फौजी, और उनको मिलना चाहिए, मैं इस बात पर ऐतराज दर्ज नहीं कर रहा हूं, ये वर्गीकरण की भी क्या कोई जरूरत है? इस पर राजनीतिक आम सहमति क्या बन पाएगी या राजनीति जारी रहेगी? और सरकारी कर्मचारी मैं पुरानी में जाऊं या नई में रहूं, उसी तरह से अटका रह जाएगा कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि हर्बल बाथ सोप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का सर्वकॉन। सिमको स्विफ्ट लॉन्ग लास्टिंग ड्यू, बाकी सब भूल है, सिमको स्विफ्ट कूल है। अंबुजा सीमेंट, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ,